वेलकम बच्चों। हमारा पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पूरा हो चुका है। आज हम अपना दूसरा चैप्टर केमिस्ट्री का शुरू करने जा रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से और आप जितनी बार रीड कर सकें, जितनी बार समझ सकें, उतनी बार इसे समझिए। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब भी आप वीडियोस देखते हैं, पेन कॉपी लेकर उसे बैठ कर देखिए और हर चीज़ जो आपको बताई जाती है वो ऐसा मान कर चलिए जैसा आप क्लास में पढ़ रहे हैं, और हर चीज़ को नोट करते हुए पढ़िए। केवल वीडियो देखने से आपको उतना नॉलेज गेन नहीं हो पाएगा जितना आप वीडियो को देखते हुए यदि अपने नोट्स बनाएंगे तो आपको एक प्रॉपर नॉलेज सही तरीके से मिल पाएगा। तो मेरी ये रिक्वेस्ट मानिएगा कि जब भी आप वीडियो देखने बैठें तब आप पेन कॉपी लेकर बैठिए और साथ साथ में नोट्स बनाते चलिए। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम शुरू करते हैं। हमारी केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ये जो मैटर है, देखिए पूरा यूनिवर्स जिनसे मिलकर बना है जो है वो है मैटर। और ये जो मैटर है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना है। इस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को नाम दिया था परमाणु। सबसे पहले परमाणु शब्द दिया था महर्षि कणाद ने। महर्षि कणाद के बाद बहुत से इंडियन और वेस्टर्न फिलोसफर आए। उन सब ने भी यही माना कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स जो इनडिवाइजिबल होते हैं। उन पार्टिकल्स को जिनको हम और छोटे भागों में डिवाइड नहीं कर सकते, उन पार्टिकल्स को उन्होंने क्या नाम दिया? एटम। इन 1804 में जॉन डाल्टन आए और उन्होंने एक क्लासिकल मॉडल ऑफ एटम प्रपोज्ड किया और एक थ्योरी दे दी जिसे जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के नाम से जाना जाता है, और जिसमें यह कहा गया कि कोई भी मैटर स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना है, वो पार्टिकल एटम होते हैं। ये एटम कैसे होते हैं? स्ट्रक्चरलेस होते हैं, फ्री फिक्स्ड मास होता है इनका, और इन्हें और छोटे पार्ट्स में आप डिवाइड नहीं कर सकते, ये इनडिवाइजिबल होते हैं। एक एटम, एक जो मॉलिक्यूल है या एक जो एलिमेंट है उसके सभी एटम एक समान होंगे और दूसरे एलिमेंट के एटम से डिफरेंट होंगे। और इसके पूरे पोस्टुलेट्स मैंने जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पर एक वीडियो पहले ही बनाया हुआ है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। इसके साथ साथ जैसे जैसे और रिसर्च होती गई तो एंड ऑफ द 19th सेंचुरी एंड बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी सेवरल साइंटिस्ट आए, फैराडे, रदरफोर्ड, ये इस बात पर तो क्लियरली रिवील्ड कर रहे थे कि जो एटम है ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, ये इनडिवाइजिबल नहीं है बल्कि ये डिवाइजिबल है और इसमें भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। हाँ, लेकिन अभी भी सब यही मान रहे थे कि जो एटम है ये ही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है वो एटम है। अब यहाँ तक में यह तो समझ में आ गया था कि एटम इनडिवाइजिबल नहीं है, वो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है। और वो पार्टिकल्स क्या हैं, उनकी डिस्कवरी कैसे हुई, अब हमें ये एक एक करके पढ़ना है। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो देखिए डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुई थी 1879 में। इन 1879 विलियम क्रूक्स कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर। इसको करते समय वो गैस के प्रेशर का इलेक्ट्रिसिटी पर क्या इफेक्ट होता है इसकी जांच कर रहे थे। तो इसी पर्पज़ के लिए उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया। ये डिस्चार्ज ट्यूब लगभग 60 सेंटीमीटर लेंथ का था और इसके दोनों सिरे जो थे वो सील्ड थे। जो दोनों एंड्स थे ये कैसे थे? सील्ड थे। इसमें मेटल के 2 इलेक्ट्रोड लगाए गए और इन इलेक्ट्रोड को एक हाई वोल्टेज वाली बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया। तो एक मेटल इलेक्ट्रोड कैथोड और दूसरा एनोड, एनोड पॉजिटिव कैथोड नेगेटिव। इसमें उन्होंने साइड में एक वैक्यूम पंप लगा दिया इस डिस्चार्ज ट्यूब में, जिससे अंदर के गैस के प्रेशर को वो क्या कर सके? लो कर सके। तो ये वैक्यूम पंप उन्होंने लगा दिया। अब उन्होंने इसमें कोई गैस भरी और गैस भरने के बाद यहाँ से हाई वोल्ट का करंट दिया। तो उन्होंने देखा इसमें कुछ भी नहीं हो रहा था। वैक्यूम पंप से उन्होंने प्रेशर को धीरे धीरे कम किया और ये पाया कि जब प्रेशर 0.011 mm हो गया, 0.01 mm हो गया, तब हाई वोल्टेज का करंट दोनों इलेक्ट्रोड के बीच अप्लाइड करने से कुछ इनविजिबल रेस आर इमिटेड फ्रॉम द कैथोड। इन रेस की प्रेजेंस उनको कैसे डिटेक्ट हुई? तो उन्होंने देखा कि कैथोड की अपोजिट साइड वाली जो वॉल है ये ग्लो कर रही है, ग्लो विथ अ फेंट ग्रीनिश लाइट। तो चूंकि ये ग्लो कर रही थी तो इसका मतलब यहाँ से कुछ ऐसी रेज निकली है जिसने इन पर बम्बार्डमेंट किया और ये ग्लो करने लग गई। तो ये जो रेस, जो इनविजिबल रेस थी, इन रेस को ही नाम कौन सा, क्योंकि ये कैथोड से प्रोड्यूस हो रही थी, इन रेस को नाम क्या दिया गया? कैथोड रेस। इस तरह कैथोड रेस की स्टडी हुई और कैथोड रेस के बाद में प्रॉपर्टीज़ का
जो स्टडी है वो की गई। तो अब इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है ये देखिए। देखिए एक बार इस एक्सपेरिमेंट को फिर से सुन लीजिए। इन 1879 विलियम क्रूक्स थे। विलियम क्रूक्स ने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। इस डिस्चार्ज ट्यूब की लंबाई लगभग कितनी थी? इसकी लेंथ लगभग 60 सेंटीमीटर थी और ये सील्ड थी बोथ हैंड से, और इसमें 2 मेटल के इलेक्ट्रोड लगे हुए थे। इनको किससे जोड़ दिया गया था? एक हाई वोल्टेज वाली बैटरी से अटैच कर दिया गया था। एक वैक्यूम पंप था जिससे हम गैस के प्रेशर को क्या कर सकें, कम कर सकें। इसमें गैस भरी गई। नॉर्मल प्रेशर पर जब देखा गया तो इसमें कोई भी इफेक्ट दिखाई नहीं दे रहा था। वैक्यूम पंप से प्रेशर को कम करते गए। 0.01 mm जब प्रेशर हो गया तो ये देखा गया कि कैथोड के अपोजिट साइड वाली जो एंड है डिस्चार्ज ट्यूब का, वो क्या होने लगा है? ग्लो कर रहा है फेंट ग्रीनिश लाइट के। तो ये पाया गया कि यहाँ से कुछ इनविजिबल रेज होती हैं जो इमिट हुई, और उन्होंने किस पर बम्बार्डमेंट की? अपोजिट साइड वाले पार्ट पर उन्होंने क्या किया? बम्बार्डमेंट किया। इसलिए चूंकि ये रेस कहाँ से प्रोड्यूस हो रही थी? कैथोड से। इसलिए इन रेस को क्या नाम दिया गया? कैथोड रेस। अब हम देखते हैं कि इस रेस की प्रॉपर्टीज क्या क्या थी। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस में सबसे पहली प्रॉपर्टी है कैथोड रेस ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। यदि कैथोड रेस जहाँ से पास हो रही हैं, कैथोड रेस के सामने यदि कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो उस सॉलिड ऑब्जेक्ट की जो क्लियर शेडो है वो हमें अपोजिट डायरेक्शन में दिखती है, जिससे पता चलता है कि जो कैथोड रेज हैं ये कैसे ट्रेवल कर रही हैं? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही हैं। दूसरा कि कैथोड रेज जो होती हैं ये नेगेटिव चार्ज हैं। ये कैसे पता चलता है? तो जब इन पर इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाए या मैग्नेटिक फील्ड से इन्हें गुजारा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ये किस ओर डिफ्लेक्ट होती हैं? पॉजिटिव प्लेट की ओर डिफ्लेक्ट होती हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये कैसी हैं? नेगेटिवली चार्ज है। इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड से गुजारने पर भी इनका स्पेसिफिक डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होता है, जिससे ये प्रूफ होता है कि ये कैसी होती हैं? नेगेटिवली चार्ज होती हैं। तीसरा, जो आपकी कैथोड रेज हैं दे आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल। अब ये मटेरियल पार्टिकल्स से बनी हैं, ये हमें कैसे पता चल रहा है? तो यदि जिस पाथ से ये गुजर रही हैं उस पाथ में हम कोई पैडल्ड व्हील रख दें तो जो पैडल्ड व्हील है वो क्या होने लगता है? पैडल्ड व्हील रोटेट होने लगता है। तो पैडल्ड व्हील का रोटेट होना ये बताता है कि ये कैसे पार्टिकल से मिलकर बनी है? मटेरियल पार्टिकल से मिलकर ये प्रोड्यूस हुई हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी यदि हम इनकी देखें तो ये हीटिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करती हैं। कैथोड रेज जब प्लेटिनम की थिन फॉइल पर स्ट्राइक करती हैं तो ये उसे कैसी कर देती हैं? रेड हॉट कर देती हैं। मतलब इनमें हीटिंग इफेक्ट भी होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी यदि हम इनकी देखें तो दे कैन प्रोड्यूस एक्स रे। यदि ये टंगस्टन, मॉलिब्डेनम जैसे हार्ड मेटल पर स्ट्राइक करें तो हार्ड मेटल पर स्ट्राइक करने पर ये जो प्रोड्यूस करेंगी ये रेस कौन सी होंगी? कैथोड रेस को हम इन पर स्ट्राइक करवाएं तो ये जो रेस प्रोड्यूस होंगी वो कौन सी रेस होंगी? एक्स रेस होंगी। आयोनाइजेशन कैपेबिलिटी भी इनमें होती है। यदि जार लें, उसमें कोई गैस लें और उस गैस जार से कैथोड रेस को पास करें तो ये गैस को किस में चेंज कर देती हैं? आयन में चेंज कर देती हैं। मतलब इनमें कैथोड रेस जो हैं ये आयोनाइजेशन कैपेबिलिटी भी रखती हैं। कैथोड रेस फोटोग्राफिक प्लेट पर भी इफेक्ट डालती हैं। कैथोड रेस पोजेसेस पेनिट्रेटिंग इफेक्ट। यदि थिन फॉइल आपने ली है और उसमें से आप इसे गुजार रहे हैं, पास कर रहे हैं, तो ये उसमें से होकर दूसरी तरफ निकल जाएंगी। लेकिन यदि आपने इसकी थिकनेस बढ़ा दी तो उस फॉइल को ये तो क्रॉस नहीं कर पाती। और इस प्रॉपर्टीज़ थी कैथोड रेस की कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, वो नेगेटिवली चार्ज होती हैं। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक दोनों फील्ड इस बात को क्लियर करते हैं। और ये मेडअप ऑफ मटेरियल पार्टिकल। कैथोड रेस कैन प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। कैथोड रेज एक्स रेस। कैथोड रेस cause ionization of the gases. कैथोड रेस affect the photographic plate. और कैथोड रेस cause penetrating effect to a thin foil, है ना, थिन मेटल फॉइल। यदि हमने थिकनेस बढ़ा दी तो उसमें ये पेनिट्रेटिंग इफेक्ट नहीं देंगी, वो वहाँ पर क्या हो जाएंगी? स्टॉप हो जाएंगे। तो ये आपको इतनी प्रॉपर्टीज़ कैथोड रेस की पढ़नी है। अब देखिए इन सारे ऑब्जर्वेशन से 2 इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जो निकले वो ये कि कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। सेकेंड कि जो कैथोड रेज हैं दे कैरी नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिवली चार्ज जो मटेरियल पार्टिकल हैं, इन नेगेटिवली चार्ज्ड मटेरियल पार्टिकल्स को नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। सर जे थॉमसन ने अपने एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन
कि चार्ज मास रेशियो को कैलकुलेट किया। चार्ज मास रेशियो फॉर इलेक्ट्रॉन उन्होंने कितना कैलकुलेट किया, 1.76 इंटू 10⁸ (8 पर ग्राम। यहाँ ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको कैलकुलेट करने के बाद ये तो तय हो गया, ये तो क्लियरली प्रूफ हो गया ऑब्जर्वेशन से कि जो ई एम रेशियो है ये किसी मैटर, आपने इलेक्ट्रोड किसका लिया है ये इस पर डिपेंड नहीं करता, या आपने उसमें कौन सी गैस भरी है ये उस पर डिपेंड नहीं करता। क्योंकि ना तो ये डिस्चार्ज ट्यूब में भरी गैस की नेचर पर डिपेंड कर रहा था, ना ही ये दो इलेक्ट्रोड हम चेंज करें अलग अलग मेटल्स के लिए तो उस पर डिपेंड कर रहा था। इसलिए ये कंक्लूजन निकाला गया कि जो इलेक्ट्रॉन हैं दे आर यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैटर, कि मैटर के कॉन्स्टिट्यूएंट कैसे हैं, यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द मैटर हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉन पर चार्ज निकाला गया। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज किसने निकाला, मुल्किन ने। मुल्किन ने क्या किया, तो मुल्किन ने कहा किसी भी इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज हर इलेक्ट्रॉन पर होता है। इतना नेगेटिव चार्ज हर इलेक्ट्रॉन कैरी करता है। अब देखिए ई एम रेशियो हमें कितना मिला था, 1.76 इंटू 10⁸ चार्ज कितना मिल गया, चार्ज मिल गया 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इससे हम चाहें तो इलेक्ट्रॉन का मास कैलकुलेट कर सकते हैं, और जब मास कैलकुलेट किया तो यह आया 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, या हम बोलें 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। ये इलेक्ट्रॉन का क्या मिल गया, हमें मास मिल गया। ठीक है, तो एक बार इसको देखिए, कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज़ को ऑब्जर्व करने से दो कंक्लूजन तो क्लियरली शो हो रहे थे। पहला कि कैथोड रेस मटेरियल पार्टिकल से मेडअप है, दे आर मेडअप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। सेकंड, दे कैरी नेगेटिव चार्ज। ये कैसे चार्ज हैं, तो नेगेटिव चार्ज है। इन दोनों कंक्लूजन से ये क्लियर हो गया कि ये नेगेटिवली चार्ज मटेरियल पार्टिकल्स जो हर सब्सटेंस में हैं, इन सब्सटेंस इस पार्टिकल को नाम क्या दिया गया, इलेक्ट्रॉन जे थॉम्सन द्वारा। जे थॉम्सन ने अलग अलग, आपने डिस्चार्ज ट्यूब ली थी, इस डिस्चार्ज ट्यूब में अलग अलग इलेक्ट्रोड, अलग अलग मेटल्स के इलेक्ट्रोड और गैसेस दोनों को बदल बदल कर चेंज कर करके देखा। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन और चार्ज और मास का जो रेशियो था, लेकिन जो चार्ज और मास का जो रेशियो था इलेक्ट्रॉन के लिए वो बिल्कुल फिक्स था। वो कितना था, 1.76 इंटू 10⁸ कूलम। चूँकि इस रेशियो पर मेटल के कौन सी मेटल हमने ली है, कौन सी गैस हमने ली है, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। इसलिए ये कंक्लूजन ऑब्जर्वेशन से लिया गया कि जो ई एम रेशियो है, जो पार्टिकल्स के लिए ई एम रेशियो है, ये ना तो उसके नेचर पर डिपेंड करता है कि आपने कैथोड कौन सा लिया है, ना ही इस बात पर डिपेंड करता है कि उसमें आपने गैस कौन सी फिल करी है। दूसरी बात कि जो ई एम रेशियो का बिल्कुल फिक्स्ड आना, इसने ये तय कर दिया कि जो इलेक्ट्रॉन है ये यूनिवर्सल पार्टिकल है मैटर का। फिर मुल्किन नामक एक साइंटिस्ट थे, मुल्किन, इन्होंने इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है ये डिस्कवर किया। तो ये इन्होंने क्या बताया कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 6.02 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इतना चार्ज इतना नेगेटिव चार्ज हर इलेक्ट्रॉन कैरी करता है। अब देखिए ई एम रेशियो कितना था, 1.76 इंटू 10⁻8 कूलम। हमारा चार्ज कितना आ गया, 6.02 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो वी कैन कैलकुलेट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को जब कैलकुलेट किया गया तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मिला 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, और किलोग्राम में यदि हम शो करें तो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। इस तरह इलेक्ट्रॉन का चार्ज मास रेशियो 1.76 इंटू 10⁸ कूलम। Each electron carry how many negative charge? तो 1.602 into 10⁻⁻19 coulomb. Mass of each electron is 9.1 into 10⁻⁻28 gram, or we can say 9.1 into 10⁻⁻31 kilogram. अब इलेक्ट्रॉन के इस मास को हाइड्रोजन के मास से कंपेयर किया गया, रिलेट किया गया, तो ये पाया गया कि इलेक्ट्रॉन का मास हाइड्रोजन के मास का 1/1837 पार्ट होता है। ये कैसे निकला, तो वी नो मास ऑफ 1 ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू 1.008 ग्राम। 1 ग्राम एटम मतलब नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, तो ये मास ऑफ 6.023 इंटू 10⁻³ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया, 1.008 ग्राम।
वन एटम का मास कितना होगा, मास ऑफ वन एटम, तो मास ऑफ वन एटम होगा, वन एटम ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू 1.008 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 6.023 इंटू 10⁻23। इनको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम आएगा। ये किसका मास आया, एक हाइड्रोजन एटम का। अब इसे यदि हम इलेक्ट्रॉन से कंपेयर करें तो मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अभी हमने निकाला, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ अ हाइड्रोजन एटम। इलेक्ट्रॉन का मास कितना था, 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। हाइड्रोजन का मास कितना आया, 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। जब इन्हें कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आता है, 1/1837 पार्ट ऑफ द। तो हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन का मास हाइड्रोजन के मास का कितना पार्ट होता है, 1/1837। तो एन इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम्स कैरिंग 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। इसमें 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है और and having mass nearly equal to 1/187 of mass of an hydrogen atom। इस तरह इलेक्ट्रॉन को डिफाइन कर दिया गया कि इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम का वो फंडामेंटल पार्टिकल है जो एक यूनिट नेगेटिव चार्ज को कैरी करता है, जिसका मास हाइड्रोजन के मास का 1/187 पार्ट होता है। क्लियर है, इस तरह इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी डिस्कवरीज हो गई।